बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो डीएनएस का। ठीक है जी। और डीएनएस ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम एडमिन टीम में आप जब काम कर रहे हैं ना, तो डीएनएस ये रूट है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी जो जिसे कहते हैं ना सिस्टम में, तो जो डीएनएस ये रीढ़ की हड्डी है आपकी। जिसका डीएनएस कमज़ोर है या उसको समझ नहीं है, इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके, वो बड़ी की बड़ी ट्रबल शूटिंग और छोटी से छोटी ट्रबल शूटिंग दोनों में फंस जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे टीचर थे, मैंने जिनसे ये डीएनएस पढ़ा है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया। गाजी साहब होते थे। ठीक है ना। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मैंने उनसे पढ़ा ये डीएनएस। और तब जब हमने पढ़ा था तो वो कहते थे यार ये बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है। नहीं, ये एजुकेशन में बकायदा टॉपिक के तौर पे पढ़ाया गया था या जस्ट आपने नहीं, जस्ट वो मैंने फील्ड में जहाँ जाके से मैंने फील्ड फील्ड में में। अपने टीचर से ली ट्रेनिंग है ना, तो डीएनएस अच्छा हमने अच्छा। उसको जब पढ़ा है ना, तो डीएनएस बिल्कुल यार, पढ़ा वो है ना, उस टीचिंग। वक्त इतना कंसेप्ट नहीं होता था। लेकिन जब पढ़ाया उन्होंने तो बहुत खुश था। मज़ेदार चीज़ नहीं है ये, इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको समझ नहीं ना आनी शुरू होगी, तो वो उसके ऊपर से उड़ना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, और कभी भी नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में आपने ना इंटरेस्ट खुद क्रिएट मेरे करना। साथ रहना है। ठीक है। और कहाँ गया मतलब कि इसका वो? इंटरेस्ट खुद क्रिएट करना, तभी जाके मतलब कि जाके चीज़ें समझ आएगी। हाँ जी। ठीक है, इसको मैं ज़रा पिन कर लूँ कि टाइम का पता चलता है। टाइम का मुझे भी पता चलता है, क्योंकि मैंने टॉपिक आपका जब क्लोज करना है ना, ये भी मैं इधर को ले लूँ। ठीक है। और इसकी मैंने शॉर्ट की देखी थी, यस, 1 2 3, 1 2 और 3 और कलर लें जी। अच्छा जी, डीएनएस खुश्क टॉपिक है, लेकिन ये बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मेन चीज़ है, नेटवर्किंग हो, आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपकी वेब डेवलपर हों, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं। ठीक है। आप किसी भी फील्ड से है ना, आपका ताल्लुक डीएनएस से ज़रूर पड़ेगा। डेवलपर है तो उसको पब्लिक डोमेन के ऊपर जोन सेट करने पड़ेंगे। करेंगे बिल्कुल। होता नॉर्मल सिस्टम एडमिन का काम है, वही कार्य होती है, लेकिन उसमें डेवलपर एंगेज होता है आपका। ठीक है ना। उसने डोमेन क्रिएट करनी है, उसको जिसको डोमेन उसको डोमेन कंसेप्ट बताना पड़ेगा। भाई इसमें रूट कौन है, टॉप लेवल डोमेन कौन है, सेकंड लेवल डोमेन कौन है, थर्ड कहाँ, होस्ट कहाँ है। ठीक है ना। ये चीज़ें, ये क्लैरिटी उसमें होती है। सिस्टम एडमिन टीम में भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो, वहाँ डीएनएस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपका। आप नॉर्मल से नॉर्मल क्यूरी, आप क्लाइंट नेटवर्क है 50 का है, 100 का है, 200 का है, आप क्लाइंट की कोई चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो सबसे पहले आप जाते ही जाके देखते हैं, यहाँ तो पिंग डीएनएस। करते हैं और सेकंड देते हैं ये डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके साथ ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट हो जाती हैं। क्योंकि ये डीएनएस ही वो चीज़ है जिसने आपको ना पूरी, अगर हम नेटवर्क की बात करें, और वो ग्रुप का नेटवर्क नहीं है, वर्क ग्रुप नहीं है, वो डोमेन एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो डोमेन एनवायरनमेंट में ये बहुत आपको हेल्प करेगा डीएनएस। अगर आप विंडोज़ का डीएनएस यूज़ करें, अब डीएनएस में भी तो जो है ना, दो डीएनएस हैं। एक है वो डीएनएस जो ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कह लें या क्या लेंगे, कमर्शियल पे आप यूज़। ठीक है ना। बिल्ड वो यूनिक्स लिनक्स और विंडोज़ का है, तो वो आप विंडोज़ का यूज़ करें। ठीक है। अब इसमें हम सेग्रीगेट करेंगे, इसको बहुत डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूंगा, इतनी की डिटेल के साथ जितना कि मुझसे पॉसिबल हो। ठीक है ना। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको ट्रांसफ़र करूंगा। ठीक है ना। और हम इधर उधर से भी रेफरेंस भी लेंगे, सिनेरियो भी बनाएंगे, डिफरेंट सिनेरियो जो मैंने आज तक फेस किए फेस हैं। किए हैं उनको, प्लस जो और हर सिनेरियो के हिसाब से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आ जाए डीएनएस इधर। अब होता क्या है ये, इसका क्यों नाम डीएनएस है, करता क्या है? अब ये सिंपल एक वन लाइनर, इसने नेम रिजॉल्व करना है। ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें चल रही होंगी उसको इसने रिजॉल्व करवा उसको इसने रिजॉल्व करना है। दें।
रिजॉल्व करना है, यानी कि नेम टू आईपी। ठीक है, आप कोई नेम लिखते हैं या डोमेन लिखते हैं, उसने रिजॉल्व होना है आईपी किसी आईपी में। ओके, अगर आप आईपी लिखते हैं तो नेम के साथ, तो उसने रिजॉल्व होना है किसमें? नेम में। ठीक है, मतलब आप वेब पे हैं तो आप नेम लिखते हैं google.com। ठीक है, आप ब्राउज़र पे हैं, आप लिखते हैं जी कोई भी नाम, आप डोमेन लिखते हैं। तो जस्ट ये वैसे ही है जैसे आप मोबाइल की फ़ोन डायरेक्टरी की एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपने कभी कभी नंबर नहीं याद किए, आप हमेशा अपने कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में नेम ही सर्च करते हैं, और नेम के अगेंस्ट क्या आता है? नंबर आता है। तो इसको जो रिजॉल्व करेगा ना, इस तरीके को हम उसको एक क्वेरी का नाम दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप नंबर लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट देखें, आपके पास नेम आ जाता है। तो ये इसका भी एक नाम है टेक्निकली, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने ब्रॉड करना है हर एंगल पे, हर सिनेरियो में, हर चीज पे ये दो काम हो रहे होंगे हमेशा। ठीक है, ये वाले नेम टू आईपी, आईपी टू नेम की जो चीज नहीं रिजॉल्व होगी वो इशू यही करेगी। जब ये चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, तो मतलब समझ लें आपका मसला, प्रॉब्लम इधर है, ये नहीं रिजॉल्व हो रही तो आपका काम नहीं होगा। आप वर्क ग्रुप में हैं, आप नेटवर्क में, आप यानी डोमेन एनवायरनमेंट में हैं, आप किस तरह में जो नेम ही नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो क्यूरी जब भी ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करनी है सिस्टम एडमिन में, आपने हमेशा डीएनएस से स्टार्ट करनी है। एक नॉर्मल तो हम वही पिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। फिजिकल आप लेयर से स्टार्ट हो, लेयर 1, लेयर 2, 3 फिजिकल लेयर, ठीक है, डाटा लिंक लेयर, स्विच देखे, ठीक है, लेयर 3 नेटवर्क, उसमें आए सेगमेंटेशन, 4, 5, 6, फिर एप्लीकेशन ऊपर जाना है, प्रोटोकॉल पे एंड पे जाते हैं। नीचे से पहले फिजिकल लेयर से स्टार्ट होते हैं, जब फिजिकल केबलिंग आप देखते हैं, चेक करते हो, ठीक है। लेयर 2 पे आते हो, आपको पता स्विचेस होते हैं, देखें यू पीसी से जो स्विच तक केबल जा रही है, वहाँ कोई कनेक्टिविटी डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी तो नहीं इशू, वहाँ से निकले नेटवर्क लेयर पे आ जाए, नेटवर्क पे देखिए उस सिस्टम की कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे ट्रेस आरटी करते हैं, ठीक है। आप एन एस लुकअप करते हो, अपना रिसोर्स ढूंढ के लाते हो उसका, ठीक है। आप ट्रेस आरटी के बाद आप उसको होप टू होप कनेक्टिविटी क्या करते हो, नेटवर्क लेवल, अगर नेटवर्क की कोई मसला होगा तो वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन होगी तो वो सेशन लेयर पे आ जाएगी, ठीक है, उसका सेशन इस्टेब्लिश हो रहा, भाई आप टेलनेट करके देखो उसको, पोर्ट 80 या 443 की भी एप्लीकेशन है वेब की, वो कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। अब मैंने ट्रबल शूटिंग स्टार्ट की नीचे से फिजिकल लेयर से, सिस्टम ओके है, स्विच ओके है, कनेक्टिविटी ओके है, एप्लीकेशन का सेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, पोर्ट टेलनेट का कनेक्ट मारा है, टीसीपी पोर्ट कनेक्ट हो रही है, कनेक्शन स्टैब्लिश, नेटवर्क सारी ठीक है, सेशन लेयर। उसके बाद आप ऊपर आ जाएं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर तो आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेकर तो हम निकल गए, सेशन से भी निकल गए, ठीक है ना। फिर जब ये चीज़ें कनेक्टिविटी भी हो रही है लेकिन पेज फिर भी कोई एक्सेस नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद फिर आप प्रोटोकॉल चेक करने शुरू करते हो। आप लेयर 1 पे आ जाए, प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल, DNS का प्रोटोकॉल, ठीक है, FTP प्रोटोकॉल, ठीक है, DHCP प्रोटोकॉल, SSH उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह आप ट्रबल शूटिंग, लेकिन स्टार्ट आपने डीएनएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग। मेरी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है ना, 70 to 80% मैंने मसले यहाँ से हल किए हैं डीएनएस के, बड़े से बड़ी ट्रबल शूटिंग जो चीज़ें फंसी है ना, एट द एंड में जब उसको मैं एनालिसिस करता हूँ ना, कि यार ये तो डीएनएस का इशू निकला है, वो नजर नहीं आएगा डीएनएस का इशू, लेकिन जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, को रिलेट करेंगे ना चीज़ों को, तो आपको तब भी आके समझ आती है कि डीएनएस का इशू। ठीक है, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, वन लाइन है। जो कोई भी पूछे डीएनएस क्या है, सिंपली ये नेम रेजोल्यूशन का काम परफॉर्म करता है, ठीक है, परफॉर्म नेम टू आईपी ना आईपी टू नेम, सिंपल है, ठीक है।
अच्छा, अब नेम रेजोल्यूशन तो करता है, लेकिन इस नेम रेजोल्यूशन को समझने से पहले मुझे एक चीज आपको समझानी है भाई। वो चीज क्या है? पहले तो आपको डोमेन जो है इसको आपको पहले इसका स्ट्रक्चर आपको पता हो। ठीक है ना? अगर मैं इधर लिखूं, मैं लिखता हूं, ये तो हल्का सा कलर है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, ये ले, मैं इधर लिखता हूं डब्ल्यू डब डब 3 डब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल ही लेते हैं हम। google.com। ओके, और भाई ये ठीक है ना, ये एक डोमेन है। ठीक। इस डोमेन का सेग्रीगेट, इसको ब्रेकअप करें, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करें ना, जरा समझना है हमने। इसको एक ये है तो डोमेन है, ये नेम है, आपने लिखा है, इसके पीछे गूगल का आईपी होगा a.a.a. कोई भी नॉर्मली वेब पेज, या a.a.4.4. कुछ भी होगा आईपी, वो ये रिजॉल्व करवाता है। लेकिन ये रिजॉल्व कैसे होता है वो स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताना है कि भाई ये पूरा नेम को मैंने ब्रेक करना है, इसके बाद एक डॉट होता है। ठीक है, इस डॉट को आप बोलते हो क्या? इसको बोलते हो आप रूट। अगर मैं इसके लेवल डिफाइन करूंगा ना, ठीक है, तो ये रूट लेवल है, और ये वाला जो इसका है ये टॉप लेवल है। ओके, ये जो है इसका सेकंड लेवल है। और जो एंड पे बचेगा ना, ये जो है ये इसका होस्ट है। होस्ट क्या होता है? जो होस्ट करता है, कोई ना कोई चीज जिसके पास होगी वो होस्ट करेगा उसको। गेस्ट है तो होस्ट होते हैं। ठीक है ना? तो वो कोई सर्व करेगा, यानी ये वाली जो डायरेक्टरी है ना, ये कोई चीज सर्व करेगी, तो इसके पास कोई वेब एप्लीकेशन होगी, ये सर्वर का नेम है, होस्ट नेम। हमने उसको एलियस बना दिया। एलियस क्या होता है? ये इसी में डीएनएस में आएगा। ठीक है, सी नेम क्रिएट कर दिया जी, एलियस बना दो जी, तो वो यही होता है। यानी ये कोई चीज होस्ट कर रहा है जिसने इसको आगे देना है। अब इस टॉप लेवल, ये रूट टॉप लेवल, सेकंड लेवल। अब आप इसके लेवल डिफाइन आगे आप कर सकते हैं जिस तरह भी, चाइल्ड डोमेन। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना? अब चाइल्ड की चाइल्ड बनाई जाए, जितनी मर्जी बना लें चाइल्ड की चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशन बनता है। ठीक, इस रूट के पास इस डोमेन, इस होस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है रूट के पास। रूट के पास, समझ गए? आपने लिखा है जी google.com अपने ही वेब सर्वर के ऊपर, अपने क्रोम के ऊपर। आपकी क्लाइंट मशीन को कैसे पता है कि यार ये गूगल का जो होस्ट सर्वर, मैंने उस तक कैसे मैं पहुंचूं? उस तक कौन लेके जाता है आपको? उस तक आपको ये रूट लेके जाता है। ठीक है, पाथ डिफाइन कर रहा होता है, ये रूट लेके जाएगा आपको उस पाथ तक। वो एक क्यूरी होती है जिसको हम अब आगे मैं बताऊंगा डिटेल के वो कौन सी क्यूरी है। ठीक है ना? क्लाइंट, ये एक क्लाइंट है, क्लाइंट मशीन, इसने एक क्यूरी जनरेट की है। ठीक है, रिक्वेस्ट जनरेट की है, यानी कि वेब पेज इसने फाइंड किया है। अब ये क्यूरी जो है वो आपके डीएनएस सर्वर से हो सकता है, आपकी कंपनी में डीएनएस सर्वर हो, अगर तो उसे पता होगा मेरे पास लोकल रिकॉर्ड है तो वो रिजॉल्व कर देगा, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड क्यूरी, आगे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड किसको करेगा? अपने आईएसपी के डीएनएस सर्वर को। आईएसपी किसको करेगा? अपने रीजन के डीएनएस सर्वर को। पूरा। ठीक है, और रीजन किसको करेगा? आपका जो पैसिफिक, अगर एशिया है तो वो एशिया में ये ले, उसके डीएनएस सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, इस तरह मुझे तब तक पड़े थे हमने 16 डीएनएस सर्वर जो पब्लिकली अवेलेबल है, अब मे भी इससे ज्यादा हो। ठीक है, वो सारे डीएनएस सर्वर यही वो रीजन वाइज अपनी क्यूरीज जो है ना एंटरटेन कर रहे हैं, और उनको डील कौन कर रहा है? उनको जारी बात आना होगी, उनको डील कर रही होगी, उनको मैनेज कर रही होगी डीएनएस सर्वर। ठीक है,
इस डीएनएस सर्वर के कारण पूरी दुनिया, पूरी इंटरनेट में कोई चीज़ ना रिजॉल्व होएगी ना कोई चलेगी। आप जितने मर्जी आईपी लगाएं, 5 लगाएं, 4 लगाएं, 6 लगाएं, आगे से पकड़ें पीछे से पकड़ें, जब तक वो डीएनएस नहीं मानेगा, तब तक नहीं, जब तक डीएनएस रूट नहीं बताएगा इसके पास, कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये एशिया भी सबसे पहले भी जाके रूट हिंट को इसको टच करते हैं। ये सारे फिर डीएनएस सर्वर हैं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि हम वही डील करेंगे, हमने पढ़ना भी वही है। ठीक है, डीएनएस सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट का डीएनएस सर्वर कैसे उसको डील करता है, उसमें किस उन्होंने अपने रूट हिंट्स का नाम दिया, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको फाइल, उसमें उन्होंने ये सारे रूट हिंट्स डाले हुए हैं। ठीक है ना, कि आप मुझे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर ये इसको कैसे पता है किसके रूट के पास जाना है, और भाई उसने कोई ना कोई क्यूरीज, कोई ना कोई रिकॉर्ड उसके डीएनएस सर्वर में होंगे। ठीक है, तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जब अब कोई नेम रिजॉल्व इसने करवाना है ना, तो रूट ने कहा जी मेरे पास तो, अब ये डिफाइन हमने जो किए हैं, एक मिनट इसको कर दूं ना क्लियर, अब मैं ये आपको क्लियर हो गया, ये चीज ये भी हो गई। रूट ने कहा जी मेरे पास गूगल का एड्रेस तो कोई नहीं है, ठीक है, इसका एड्रेस नहीं है, लेकिन मुझे कॉम का जो सर्वर है ना, कमर्शियल जो या .edu होगा, या आप INI कर लें, ठीक है ना, आप .net कर लें, कोई भी जो इसका मुझे सर्वर डीएनएस का सर्वर का पता है, वो डीएनएस टू डीएनएस की क्यूरी आगे चलेगी। यानी ये सपोज करें ये कॉम लगा हुआ सर्वर, जो कॉम की रिक्वेस्ट को डील करता है सिर्फ कमर्शियल, ठीक है, और ये रीजन वाइज है डीएनएस का। रूट ने आगे इसको फॉरवर्ड कर दी क्यूरी, भाई ये कॉम है, तुम जरा अपने कॉम में देखो तुम्हारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। कॉम कहेगा जी भाई मुझे और कोई नहीं पता, जो मेरे पास है ना वो ये गूगल का डीएनएस रजिस्टर हुआ है, ये मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है, डीएनएस सर्वर, जिनमें से गूगल का भी एक डीएनएस रजिस्टर हुआ है। ठीक है, आप डोमेन रजिस्टर करवाते हैं ना, तो वो वही जो डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है ना, वो असल में ये काम हो रहा होता है, और इसलिए उसको कहते हैं कि भी इट विल टेक 24 आवर या 48 आवर, ठीक है ना, टू पॉप अप योर रैकेट। आपकी कोई भी डोमेन होस्ट होगी तो वो नॉर्मली 24 या 48 आवर में पॉप अप होके आपको पब्लिश हो जाती है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है ना, वो असल में एक्चुअली रीजन उसकी यही होती है कि वो अपने पीछे डीएनएस सर्वर सारे रजिस्टर हो रहे होते हैं। ठीक है ना, अब जब गूगल के पास आ गए ना डीएनएस सर्वर, तो गूगल का डीएनएस सर्वर के पास क्यूरी लैंड हो गई है, इट मींस गूगल के अपने नेटवर्क के अंदर क्यूरी पहुंच गई है। समझ गए, मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये होस्ट चाहिए था, इसके पीछे एप्लीकेशन चाहिए थी। गूगल ने कहा जी, गूगल ने कहा मेरे पास जो www का जो रिकॉर्ड है ना, वो मेरे डीएनएस में है, उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक आईपी है जो सर्विस कोई होस्ट कर रहा है। मेरे साथ हो, बिल्कुल। इसने गूगल ने कहा जी मेरे पास ये www का रिकॉर्ड है, और इसके पीछे मैंने बाइंड किया हुआ एक आईपी, वो है जी 9192 सपोज 168, ठीक है, 2.3, ठीक है, इसके पीछे ये रिकॉर्ड होस्ट हुआ है। अब जब इस आईपी के ऊपर आप पहुंच गए हैं, तो भाई फिर जब ये नेम रेजोल्यूशन यहां कंप्लीट हो गया, अब उस सर्वर के ऊपर जो चीज होस्ट हुई होगी ना, वो वापस आनी है। अब वो HTTP की कोई सर्विस है, या जो भी है, या HTTPS 80 की है, 443 की है, या FTP की है, ठीक है, या SSH है, ठीक है, कोई भी होगी, उसने रिजॉल्व होके फिर वापस आना है इसी तरह, और वो आपको कंसोल होगा तो वहां पॉपअप हो जाएगी चीज, आपका ब्राउजर है तो वहां आपको पॉपअप हो जाएगी चीज। ठीक है ना, ये पूरा एक्चुअली कंसेप्ट है डीएनएस का, इसने यही काम करना है। ठीक है ना, इसने ये पूरा रिजॉल्व करवाना है। अब ये कंसेप्ट आप इंटरनेट के ऊपर रख के सोच लें, जेन में रख के एनालिसिस कर लें, ठीक है, किसी भी सर्विस पे आप इसको लोकल नेटवर्क में बनाएं, ठीक है, लोकल नेटवर्क में सोचें तो ये चीज वही बनेगी। मसलन अगर हम एक लोकल नेटवर्क में मैं डिस्कस करूं, मैंने इस डोमेन को बाहर नहीं लेके जाना, तो भाई मैं इधर कहता हूं एक डोमेन, ठीक है, www कर लें, ठीक, मैंने एक डोमेन बना दी, ठीक है,
लें जी राना शदा .com कर लूँ, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन लोकल डोमेन है, मैं .local भी रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा चले मैं इसको ज़रा फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं A.LOC कर देता हूँ, लोकल, ओके। अब इस डोमेन को मैंने आपको पब्लिक पर्सपेक्टिव बताया है, अब ये लोकल एनवायरनमेंट है तो लोकल डोमेन है। अब ये एक डीएनएस सर्वर जहाँ रिजोल्व आपका होस्ट हुआ होगा, उस डीएनएस में एक डोमेन एक, ठीक है, डोमेन पहले बनी तो फिर डीएनएस इंस्टॉल हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट का जो चिप डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है ना, वो जब भी इंस्टॉल होता है तो वो पूछता है भी आपने डीएनएस सर्वर अलग से इंस्टॉल करना है कि आपने मेरे साथ ही इसको साथ इंस्टॉलेशन करनी है। और नॉर्मली हम गो विद एक्टिव डायरेक्टरी ही इंस्टॉलेशन के साथ चले जाते हैं कि आप, हाँ वो बड़ा सेटअप है। बेस्ट अप्रोच क्या है? ठीक है, बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आप इंटीग्रेटेड जोन के साथ ही जाएं, ठीक है ना, एडी के साथ ही जाए। लेकिन आप डीएनएस सर्वर अगर इन्वायरमेंट हम देखना पड़ता है कि यार ये इन्वायरमेंट इसमें डिवाइसेस हैं या ये जस्ट अपना एक डोमेन का इन्वायरमेंट ही मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें मजीद डिवाइसेस यानी आप देखें किसी शहर में जाएं वहाँ के कैमरे आ जाएं, ठीक है, अगर वहाँ की आपकी है ना दूसरी इंस्टॉलेशन आ जाए, ये ऐसी डिवाइसेस जिन्हें रेडियस के थ्रू इंटीग्रेट होना है, ठीक है ना, या आपने उसको कह लेंगे एलडैप के थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल देने हैं, ठीक है, या ऐसी डिवाइसेस जिन्होंने आपको रिजॉल्व करवाना है आपने एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, तो फिर आप उसमें हम फिर में भी कह सकते हैं कि आप इसको डीएनएस दूसरा अलग से रखें, ठीक है ना। एक्टिव डायरेक्टरी का फायदा इसलिए है कि इसके जोन के साथ प्राइमरी जोन जब बनता है ना, उस समय ये जोन के साथ डीएनएस में इंस्टॉल होता है। मैं आगे ये डिटेल बड़ी आएगी आपको, उसमें बड़ी चीजें खोलूंगा आपके सामने, ठीक है। इन शॉर्ट ये बता देता हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी का जोन जो होगा ना, जब उसके साथ डीएनएस इंस्टॉल होगा, उसमें जो क्लाइंट क्यूरी भेजेगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए कि मैं एक क्लाइंट हूं, नेटवर्क पे हूं, मेरा ये होस्ट नेम है, ये जो www है ना ये मेरा होस्ट नेम है, आप कह लें CL1 है उसका, CL1.rana.shazad एक क्लाइंट है नेटवर्क पे, उसका होस्ट नेम क्या है CL1, ठीक है, क्लाइंट 1.rana.shazad.local। अब क्लाइंट 1 ने जब डोमेन पे रजिस्टर हो ना, आप डोमेन पे रजिस्टर करते हो किसी को, किसी पीसी को, तो आपने कभी डीएनएस की क्यूरी जाके अपडेट की है? कभी की है? नहीं। इसको बोलते हैं डायनामिक अपडेट्स। क्लाइंट खुद अपनी अपडेट पैकेट भेजता है और डीएनएस उसको एक्सेप्ट करता है। ये वाला फीचर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की एडी के साथ लिंक्ड है, प्राइमरी जोन के साथ उसका, ठीक है। 3-4 तरह के जोन होते हैं, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, डोमेन आपका इंटीग्रेटेड जोन, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डोमेन इंटीग्रेटेड, ठीक है, जोन। अब इंटीग्रेटेड और प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें फर्क है, वो हम आगे देखेंगे उसका। अब ये मैंने आपको फायदा, अगर मैं डीएनएस सर्वर मैंने किसी थर्ड पार्टी बिल्ड यूज करूं तो भाई उसमें ये डायनामिक अपडेट्स नहीं जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे स्टैटिक एंट्री डीएनएस में डालनी पड़ेगी, भाई ये क्लाइंट तेरे पास आएगा रैकेट का रिजॉल्व करवाने के लिए, तो आप इसको रीड कर लें, मतलब बताना पड़ेगा, उसको पहले बताना पड़ेगा डीएनएस में, उसमें एंट्री ए रैकेट की मुझे रिवर्स एंट्री पीटीआर रैकेट की डालनी पड़ेगी उस डीएनएस में। माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस में डोमेन इंटीग्रिटी जोन में आपको ये काम नहीं करना पड़ता, जो नेटवर्क पे है आप डायरेक्ट कभी डोमेन ज्वाइन करते हो, ठीक है, वो क्यूरी की जाती है डायनामिक अपडेट्स लेके। और आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप डायनामिक अपडेट्स होगी ना, आप क्लाइंट की मशीन का आईपी चेंज करें, डीएनएस की एंट्री ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है डीएनएस में। जिस डीएनएस के साथ जब एनएस लुकअप करेंगे जो नया आईपी होगा वही उसका आईपी बन जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा क्रिटिकल भी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें भी, लेकिन क्लाइंट एंड पे हम इसको नहीं इतना लेते, बॉदर करते हैं। लेकिन जो आपके सर्वर एंड है ना, जिसमें आपकी स्टैटिक आईपी और परमानेंट एप्लीकेशन चल रही है, तो फिर हम उसमें स्टैटिक एंट्री पे ही जाते हैं, ठीक है ना, उसको डायनामिक अपडेट। लेकिन आप जब प्रोडक्शन में सर्वर और उसका डीएनएस रैकेट अपडेट कर दें तो भाई उसका डीएनएस आईपी डीएनएस पे भी अपडेट हो गया। अगर आपने स्टैटिक डाउट डाले होंगे तो सारी ट्रबल शूटिंग आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। और इतना बड़ा मैस क्रिएट होगा आप सोच नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। ये डोमेन का स्ट्रक्चर समझ आ गया, रूट, टॉप लेवल, सेकंड लेवल और ये होस्ट। अब हम कोई सिनेरियो बनाएं, इसको और एलेबोरेट करते हैं जरा और मजीद,
क्या यार ये कितने लेवल तक मैं जा सकता हूं? ओ भाई आप कहते हैं जी ये लें, मैंने एक एग्जांपल डब्ल्यू शुरू की, ये लें होस्ट ये है, उसके बाद मेरे पास एक रैकेट आ जाता है जी, ये लेकर हैं जी, मैं कहता हूँ राना, ठीक है, फिर डॉट, ठीक है ना, फिर डॉट आपने डाल दिया, फिर मैं कहता हूँ जी फैसल साहब एक हैं, ठीक है, फिर डॉट लग गया, फिर डॉट लग गया, और एंड जो आपकी डोमेन है वो XYZ कोई भी डोमेन है, ठीक है, और .com, ये आपकी, इसको बोलेंगे पेरेंट डोमेन है आपकी, एक्चुअल डोमेन है आपकी ये है, और ये आगे आपकी चाइल्ड डोमेन है, ये उसकी चाइल्ड है, और एक्चुअल होस्ट ये है, ये होस्ट है, ओके, ये चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, किसका? इस पेरेंट डोमेन का। ये जब मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सबसे पढ़ाऊंगा तो उसमें ये डोमेन और पेरेंट डोमेन आएंगे, ठीक है। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यार ये तो डबल लेवल तक चले गया, ये रूट है, ये टॉप है, ये सेकंड है, अब आगे जो चीजें आ रही है ना, ये चाइल्ड डोमेन है, ये चाइल्ड है, ये होस्ट है, तो ये बीच में कितने चाइल्ड हो सकते हैं? जितने मर्जी डाल लो, पेरेंट की चाइल्ड जितने मर्जी कर लो, कोई पाबंदी नहीं। आप इस तरह क्यों लेंथी, आप नॉर्मली 3 से 4 लेवल तक है ना, मैं इसका ये हम क्यों लेके जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जब आपने ना मल्टीपल डोमेन और टेस्टिंग पर्पस के लिए चला रहे हो, मतलब मैं कहता हूं एक डोमेन है जिसको मैं कहता हूं जो ये ले जी, क्या नाम, ठीक है, और कोई भी ले लेते हैं, कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, एक डोमेन ये है जिसके ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर चल रही चीज, ठीक है, अब एक डेवलपर आया है, उस डेवलपर को मैंने क्या देना, टेस्टिंग के लिए एक डोमेन देनी है भाई, जिसपे कोड रख के वेब सर्वर वो टेस्टिंग करे, जारी बात वो डेवलपर भी बैठा है रिमोट साइट पे, तो वो क्या करेगा, मैं उसको एक है ना इस तरह की दे दूंगा, टेस्ट CMS, ठीक है ना, test.ww कर दूं, या www. इस तरह कर लें, या testcms.com कर लें, वो देख मुझे भी चाइल्ड होस्ट क्रिएट करना पड़ गया ना, आप वो भी कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन एक ही होस्ट के ऊपर आप सिर्फ, क्योंकि ये मैं आगे जब बताऊंगा ना डिटेल के साथ, जब वेब होस्ट सर्वर की होस्टिंग पढ़ेंगे मैं आपको लिनक्स के अंदर, उसमें ये चीजें आपको बताऊंगा, यानी कि मैंने एक वेब डायरेक्टरी क्रिएट हुई है एक्चुअली, ठीक है ना, उस वेब डायरेक्टरी के मैंने नाम रख दिया टेस्ट, ठीक है, अब उसका मैंने एक नाम रख दिया टेस्ट .cms, सर्वर वही है, सर्वर वही है, सिर्फ वो डायरेक्टरी चेंज हुई है, सिर्फ ये डायरेक्टरी का नाम चेंज हुआ है, ठीक। अब उसकी वेब डायरेक्टरी में भी जाके मैंने जब डायरेक्टरी रूट हिंट देना ना उसको, तो भाई मैंने उसमें नाम बताना, ये जब रिजॉल्व होगा ना, जब हम एक आईपी ऊपर मल्टीपल डोमेन होस्ट करेंगे ना, तब ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। आप मैं www टेस्ट दे दे, अक्सर हम क्या एक डोमेन के ऊपर है ना, जब डिफरेंट सोर्स दे रहे होते हैं ना, तो हम इसी तरह कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर आपकी www चल रही है, ठीक है, या आप ऐसा भी होता है आप www के थ्रू होस्ट नहीं करवाना चाह रहे हो, वेब होस्ट, आप कहते हैं जी cms डॉट, इसके ऊपर आपकी साइट होस्ट है cms.com के ऊपर, ओके, अब आप बगैर www के लिखते हैं, एक्सेस हो जाती है, वो इसलिए होती है, अब वो अक्सर उन्होंने फिर एक इसके साथ भी होस्ट की होती है www.cms. यानी जब वो पब्लिक डीएनएस जोन होगा ना, उसमें रूट इधर आ रहा होगा, और एक एंट्री उन्होंने एक और ए रेकॉर्ड क्रिएट किया होता है, ठीक है ना, www.cms आ जाता, वो जितने मर्जी क्रिएट कर लें यार वो रेकॉर्ड, अब इससे पीछे टेस्ट एक लगा लें, एक और कर लें, ये जैसा कि अभी हम देख रहे थे उनका एनवायरनमेंट, हाँ
सेम वही था ना।